जेन बद्धो राजा बलि दान बिंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिभ्याम रक्षा माचल माचला। जैन बद्धो राजा बलि, जिस तरीके से रक्षा से राजा बलि को बांध करके दान बिंद्रो, दान के रूप में महाबलम, शिक्षा और संपत्ति सब कुछ ले लिया था। इतना जरूर है कि पूरे देश में एक झगड़े का माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की फिजा बनाना चाहते हैं। मंदिर के लिए जो भी कर रहे हैं, बहकाने के लिए, हमारे जो लोग हैं उनको बहकाने के लिए धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। हमारे नौजवान उससे न रोजी पाएंगे, न रोटी पाएंगे, न काम पाएंगे। जो हमारे लोगों को गुमराह कर दिया गया और लोग गुमराह होकर के 15 लाख रुपए देंगे, हर खाते में जाएगा, सबको इतना पेंशन देंगे, फ्री में चावल देंगे, फ्री में गेहूँ देंगे, चना देंगे, तमाम चीज गुमराह किया। लेकिन अब जनता ये समझ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते वो करते नहीं, जो करते वो कहते नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार है। हाथरस में देखा गया एक लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ कितनी बड़ी सुरक्षा भी नहीं, रात में लाश जला दी गई। शेंगर का मामला आपने उन्नाव में देखा होगा। तमाम ऐसी भी हमारे जिले में चकिया में जो हुआ है एक पासवान के साथ, घर द्वार सब गिरा दिया गया है। और जो कह रहे हैं कि हम माफियाओं कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि केवल अन्य वर्ग में माफिया हैं। एक मुख्यमंत्री जो है जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग माफिया नहीं हैं। अब की बार अगर 10 में 10 नहीं निकलती है तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग कमजोर साबित हो गए हैं। 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में। 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हम तमाम लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, वहीं राजनेताओं से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2022 में किसकी सरकार। 2017 के विधानसभा चुनाव में मैं रमाकांत यादव जी से, जो पूर्व सांसद हैं हमारे आजमगढ़ के, उनसे मुलाकात किया था। मैंने एक इंटरव्यू में मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो उस दौरान आपने दावा किया था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनाएगी, मतलब बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। तब आप उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में थे। आज फिर एक बार इलेक्शन है, 2022 के चुनाव होने हैं, तो आज फिर हम आपके पास आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी 2022 में, ये भी सवाल लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सरकार का जहाँ तक सवाल है जी, आप खुद जनता में घूम रहे हैं जी। इस बार किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो जी, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आम जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जनता कह रही है। उस वक्त जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने दावा किया था कि 300 प्लस भाजपा करेगी, तो इस बार क्या दावा है? इस बार भी दावा है कि समाजवादी पार्टी 350 के ऊपर जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। आप देखिएगा, यहीं रहिएगा, आप भी, हम भी रहेंगे। क्योंकि जनता की जो आवाज निकल रही है उस आवाज को मैं बता रहा हूँ कि जनता की आवाज जो है, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का हो, सभी लोग जो है एक तरफ से मन बना लिए हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि अखिलेश जी का मुख्यमंत्री होना उत्तर प्रदेश में जरूरी है। जनता ये कह रही है, जनता ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। जनता कह रही है। क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, 4.5 साल उन्होंने पूरा कर लिया है, दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अलग बात है। अगर मैं आपसे सवाल कर दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी कोई कार्य, विकास कार्य नया किया हो तो मैं मान सकता हूं कि उनकी सरकार दोबारा बन सकती है। लेकिन सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है, माननीय अखिलेश जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किया था उसी का ये शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जैसे आपका मेट्रो है लखनऊ में, अखिलेश जी ने बनवाया, उद्घाटन भी कर दिया, दोबारा उद्घाटन किए। हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस है, अखिलेश जी ने
पैसा दिया, किसानों को पैसा दिया, उस पर पैसा अलॉट किया, बनना शुरू हो गई। उसके बाद जब इनकी सरकार आ गई, ये शिलान्यास भी कर रहे हैं, सुने 15 तारीख को एक बाद जो है उद्घाटन भी करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस तो इस तरीके से तमाम काम अखिलेश जी के जो है उनके मुख्यमंत्री काल में उन्हीं कामों को ये शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। नया काम कोई नहीं, नया प्रोजेक्ट कोई नहीं आया है। अगर आप बता दीजिए तो मान लेते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट किया। हाँ, दावा तो कर रहे हैं ये सारे काम हमारे हैं, हमने इसका शिलान्यास किया, हम इसे कंप्लीट नहीं, दावा करना अलग बात है, लेकिन कहीं बताइए कि जहां इन्होंने कोई अपने से काम किया हो, कोई भी रोड हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, कारखाना हो, विद्युत गृह हो, कहीं भी कोई भी एक नया वर्क कर दिए हो तो बताइए। हाँ, इतना जरूर है कि पूरे देश में एक झगड़े का माहौल बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की ये फिजा बनाना चाहते हैं। मंदिर के लिए जो भी कर रहे हैं, बहकाने के लिए, हमारे जो लोग हैं उनको बहकाने के लिए धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। हमारे नौजवान उससे न रोजी पाएंगे, न रोटी पाएंगे, न काम पाएंगे। उससे केवल फायदा होगा तो एक समूह है जो हमारे समाज को गुमराह करता है, उसको कमाने का एक जरिया बन जाएगा। मंदिर के बहाने मंदिर में बैठेंगे, हमारे गरीबों का पैसा 10 रुपए 100 रुपए के रूप में वहाँ चढ़ावा जाएगा, चढ़ावा लेने के लिए बनवा रहे हैं। मंदिर से आखिर क्या परेशानी है? लोगों का सपना था कि राम मंदिर बने और अब बन भी रहा है, और फिर क्या समस्या है? आखिर कभी आप हाथ में जो कलावा लोग बांधते हैं, रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं, उसको कटवाते हैं, तो आखिर समस्या क्या है? देखिए, मंदिर का हम बहुत विरोध नहीं, मंदिर से ज्यादा आवश्यकता हमारे इस देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे समाज के लिए अच्छे विद्यालयों का होना जरूरी है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का होना जरूरी है, अच्छे मेडिकल कॉलेज का होना जरूरी है, अच्छे अस्पतालों की जरूरत है। मंदिर हमारी न रक्षा करेगा, न मंदिर हमको भोजन देगा। हमारे नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। जो हमारा नौजवान आज बेरोजगार है, रोड पर भटक रहा है, आज उसकी आवश्यकता है कि उनको रोजगार दिया जाए। मंदिर से हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। अभी जैसे हाल ही में अखिलेश यादव जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो ये भी चुनावी वादे ही साबित होंगे या वाकई सरकार अगर बनती है तो ये सारी चीजें होंगी? देखिए, अखिलेश जी ने जो कहा है, अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। ये इतिहास के पन्ने बताते हैं कि अखिलेश जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इंटर या हाई स्कूल के लड़के जो पास होंगे या पढ़ रहे हैं उनको हम कंप्यूटर दे रहे हैं। आज वही कंप्यूटर, जब लॉकडाउन के तहत स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, आज वही अखिलेश जी का कंप्यूटर काम दे रहा बच्चों को पढ़ाई में। उन्होंने साइकिल योजना चलाई थी, साइकिल सबको दे रहे थे, बच्चियों को पुरस्कार दे रहे थे। तो जो उन्होंने किया, कहा है वो किया है, जो कहते हैं वो करते हैं। वो भाजपा की तर्ज पर नहीं है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। वो जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री में, तो 100% मेरी गारंटी को देकर रहेंगे सरकार बनने के बाद। यानी अपने वादे पे कायम रहेंगे, मुकरेंगे नहीं। माननीय अखिलेश जी का कोई वादा आप बता दीजिए जो नए वादे को सही उतरे हों। अब तक की राजनीति में अपने मुख्यमंत्री काल में जो उसके पहले उन्होंने वादा किया सब निभाया है, कहीं अधूरा नहीं छोड़ा है। हाँ, कुछ अगर रुका भी है एक आध, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लोगों ने रोक दिया, रुक गया। वरना उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया, जो हमारे शिक्षा मित्र थे उन्हें पूर्ण दर्जा दे दिया, जो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में थे, रोजी रोटी चल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सरकार जाकर के उनको पुनः लाकर उसी स्थान पर कर दिया शिक्षा मित्र के रूप में, जो 10-12 हजार रुपये आज पा रहे हैं, जीविका नहीं चल पा रही है। तो पिछले वाले सवाल में से एक का जवाब रह गया, रक्षा सूत्र आप कटवाते हैं, आखिर उसकी क्या वजह है? देखिए, रक्षा सूत्र इसलिए कटवाते हैं, हमारे लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं। हमारे एक बैकवर्ड के राजा थे, राजा बलि, जहाँ से बलिदान शब्द शुरू होता है, और कुछ लोगों ने ठगा है उनको। बहुत बड़े दानी थे, दान लेने गए थे, ये रक्षा सूत्र बांध करके। इसीलिए जब ये जब बांधा जाता है तो पढ़ा जाता है, जैन बद्धो राजा बलि दान बिंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिभ्याम रक्षा माचल माचला। जैन बद्धो राजा बलि, जिस तरीके से रक्षा से राजा बलि को बांध करके दान बिंद्रो, दान के रूप में महाबलम, शिक्षा और संपत्ति सब कुछ ले लिया था, तेन त्वाम प्रतिभ्याम, उसी तरीके से साथ में प्रतिबंधित
कर रहा हूँ, रक्षा माचल माचला, अब तुम मेरी रक्षा करोगे, मेरे पीछे पीछे चलोगे, अब तुम गुलाम हो चुके हो। इसलिए हमने इसका विरोध किया है। तो रक्षा कौन बंधवाता है, मतलब बांधता कौन है ये जानते हैं जो समाज के धर्म गुरु अपने को मानते हैं, हम तो नहीं मानते हैं। ब्राह्मण वर्ग वही मान लीजिए, वही मान लीजिए। तो हम इसका विरोध करते हैं, पाखंड का हम विरोध करते हैं। तो पाखंड विशेषतः ब्राह्मण समुदाय फैलाता है, इस तरह से आपके कहने का मतलब है? आप जो कह रहे हैं उस बात को मेरी सहमति है, जिसको कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, वही लोग बनवाते हैं, वही लोग करते हैं पाखंड। तो अभी अखिलेश यादव जी ने भी मायावती जी की तर्ज पे, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की तर्ज पर ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात कही है। तो फिर कैसे ये समन्वय बैठेगा? देखिए ऐसा है, इस मामले में ये राजनीतिक मामला नहीं है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके क्या विचार हैं, ये मेरा अपना पर्सनल विचार जो मैं कह रहा हूँ, रक्षा सूत्र का या जो कह रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इसमें राजनीति से, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना पर्सनल है, मेरी अपनी पर्सनल सोच है, निजी सोच है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। 12 से 17 तक कहा जाता है समाजवादी पार्टी ने बहुत सारा विकास किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। क्या उस वक्त चूक हुई थी जो अब की बार नहीं होगी? कैसे सत्ता में आएंगे? देखिए ऐसा है, पहली बात तो कितना भी अच्छा काम करिए जी, अखिलेश जी ने अब तक आज़ादी के बाद जितने लोग मुख्यमंत्री हुए हैं जी, जितना तेज और जितना ज़्यादा विकास कार्य किया है उतना कोई अब तक मुख्यमंत्री नहीं किया। लेकिन जनता में एक वो है, पहली बात तो यहाँ धर्म भीरू भी हैं, धर्म के नाम पे गुमराह किए जाते हैं जी, उन्हें धर्म के नाम पे गुमराह कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है, कितना भी अच्छा काम करिए आप तो कहीं न कहीं विरोध भी होने लगता है। तो हमारे लोग गुमराह करके, बाका करके, हिंदू के नाम पे, राम जन्मभूमि के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर, तमाम मुद्दों को लेकर के जो हमारे लोगों को गुमराह कर दिया गया, और लोग गुमराह होकर के 15 लाख रुपए देंगे, हर खाते में जाएगा, सबको इतना पेंशन देंगे, फ्री में चावल देंगे, फ्री में गेहूं देंगे, चना देंगे, तमाम चीज गुमराह किया। लेकिन अब जनता ये समझ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते वो करते नहीं, जो करते वो कहते नहीं हैं, ये केवल हमें गुमराह कर रहे हैं। अब जनता ये जान रही है कि हमें अगर 5 किलो 10 किलो अनाज भी दे रहे हैं तो हमसे उसका दूना वसूल ले रहे हैं, चाहे पेट्रोल के माध्यम से, चाहे जीएसटी के माध्यम से, चाहे डीजल के माध्यम से, उसका दूना 10 गुना 5 गुना वसूल ले रहे हैं। जनता जान गई, इसलिए जनता निश्चित रूप से अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। आम चर्चा है, चौक चट्टी चौराहे पर चर्चा हो रही है इस समय कि अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, समाजवादी पार्टी को सरकार में आना जरूरी है। सर एक सवाल, 22 का चुनाव है, तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं अपनी जीत का, बहुजन समाज पार्टी कर रही, समाजवादी पार्टी कर रही, भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से राम मंदिर की राजनीति से जिसका मतलब उफान पे आई, वो चरम पे पहुंची, एक समय चुनावी मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है, तो आपको लगता है कि आप 22 में इससे भाजपा को फायदा होना है? अब किसको फायदा हो किसके न हो तो अलग बात है जी, लेकिन समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी धर्म की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी में विकास मुख्य मुद्दा है, विकास करना। हम विकास को लेकर चलेंगे, वो धर्म के नाम को लेकर चलेंगे। जनता फैसला करेगी, जनता अब गुमराह नहीं होगी। निश्चित रूप से हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम ये जनता करेगी। आपको आपके चाहने वाले जो आपके समर्थक हैं वो शेर पूर्वांचल का खिताब देते हैं, कहते हैं, और बड़े गर्व से कहते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के लिए आप पूर्वांचल में आपका खासा असर देखा जाता है, पूर्वांचल के जो भी जिले हैं, तो किस तरह की आपकी तैयारी है, किस तरह की रणनीति है, क्या समन्वय लेके चलेंगे सभी लोगों का, ताकि जो आपका मिशन है, आप जैसे कह रहे हैं 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उसको पूरा किया जा सके? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी, जो हर गांव में समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वर्कर हैं, जिम्मेदार लोग हैं। पूर्वांचल में नहीं, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हर गांव में, हर घर में कोई न कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखता है, और सभी लोग हमेशा लगे रहते हैं। समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, अगर आप 24 घंटे के अंदर चुनाव कराना चाहेंगे तभी समाजवादी पार्टी चुनाव कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो हर तरह समाजवादी पार्टी मजबूत है, संगठित है, तैयारी की है। हमारे वर्कर तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रहा आपने कहा शेरे पूर्वांचल की बात जी, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूं। जनता क्या कहती है क्या नहीं कहती, अक्सर कहा जाता है आपके नाम के सामने लिखा। तो भाई ठीक है, धन्यवाद है आपको भी, जनता को भी कहती है। अगर हमें सम्मान देती है तो अच्छी बात है, इसलिए अपने मुंह से हमको हमें कुछ कहना ठीक नहीं है। वो जनता का प्यार है, जनता का प्यार है तो उसको हम सम्मान देंगे, सम्मान करते हैं। विपक्ष की तैयारियों से कहीं ज्यादा तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। तमाम राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के प्रदेश स्तर के तमाम नेता बयान दे रहे हैं, तमाम सांगठनिक संरचना को पूरा किया जा रहा है। इसी बीच जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका बयान आया है कि कोरोना के समय में विपक्ष पूरी तरह आइसोलेशन में था। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, आपने खुद देखा होगा टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जी, विपक्ष तो हमेशा जो है, जब लोग पैदल चल रहे थे लाखों लाख की संख्या में, तो समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में हर जगह लंगर चला रहे थे, सबको भोजन दे रहे थे, रास्ते में पानी दे रहे थे। और मैं नहीं समझता हूँ कि अन्य दल, किसी दल के लोग सत्ता में बैठे हुए या विपक्ष में, कोई भी दल ऐसा नहीं दिखाई दिया पूरे प्रदेश में। जो लोग पैदल चल रहे थे अपने बच्चों को लेकर के, बुजुर्ग लोग, तमाम महिलाएं चल रही थी। अगर कहीं न कहीं राहत मिली है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा मिली पूरे प्रदेश में। जब कभी मुलायम सिंह यादव सक्रिय राजनीति में थे तो उनका एक कहना था कि अगर मैनपुरी इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं? इन 10 सीटों पर क्या आपका आकलन क्या है समाजवादी पार्टी के? देखिए, माननीय मुलायम सिंह अगर ये कहते हैं इटावा मेरा दिल है, आजमगढ़ मेरी धड़कन है, तो 100% सही हो कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कहते हैं उनको मानने वाले लोग यहाँ ज्यादा हैं। हर तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत है। आपने देखा होगा 2017 में चारों तरफ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सीटें निकाली है, और यहाँ 10 में अगर एक सीट निकली भी है तो भारतीय जनता पार्टी बदौलत नहीं निकली है। वो जनता हमें प्यार दिया, जनता हमें सम्मान दिया है, हम लोगों को वजह से निकली है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की बदौलत निकली है। उसके अलावा हर सीटों में भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पे गई है, चौथे स्थान पे गई है। तो इसलिए अगर मुलायम सिंह जी कहते हैं तो सही कहते हैं। आपका क्या आकलन है 10 में से? अब की बार अगर 10 में 10 नहीं निकलती है तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग कमजोर साबित हो गए हैं। 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में जो मेरे 2 छोटे सवाल हैं और उसके बाद हम इसे खत्म करेंगे। हाल ही में भी जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ज्यादातर ब्लॉक प्रमुख नहीं बना पाई या जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाई। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, आपका जो ये सवाल है प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के, देखा जाता है जो आम तौर पे जनता वोट देती है, जनता ने जो वोट दिया प्रधान को, बीडीसी मेंबर को, जिला पंचायत सदस्य को, देखा जाता है बहुमत किसके साथ है। वहाँ अकेले जो है समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी के समर्थक, समाजवादी पार्टी के लोग जो एथराइट थे, जिला पंचायत में 70 से 75% लोग जीते हैं, और प्रधान और बीडीसी तो लगभग 60-65% समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग जीते हैं। अब रहा सवाल प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो ये चुनाव जो है गिनती का चुनाव होता है, ये सत्ता का चुनाव होता है। आपने देखा होगा हर जगह चुनाव डीएम और एसपी लड़े हैं, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ा है, भाजपा का उम्मीदवार नहीं कहीं लड़ा है, डीएम और एसपी लड़े हैं। जैसे गोरखपुर में प्रशासन ने पर्चा दाखिल नहीं होने दिया, मऊ में प्रशासन ने पर्चा दाखिल नहीं होने दिया, तमाम जगहों पर प्रशासन ने पर्चा नहीं दाखिल होने दिया, और मेंबरों को जबरदस्ती प्रशासन के लोगों ने उठा लाया और ले आकर जबरदस्ती वोट करवाया है।
तो इस तरीके से इससे आप आकलन नहीं लगा सकते हैं। जो जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं और प्रमुख जीते हैं, ये आम जनता का वोट नहीं है, ये गिने हुए लोगों का वोट है, जो पैसे पर भी जा सकता है, सत्ता के दबाव में भी जा सकता है। तो उस पर आप विश्वास नहीं करें। जो जनता ने वोट किया उस पर हम ज्यादा हैं। जो जनमानस ने वोट किया है उसमें हम उनसे बहुत मजबूत है, बहुत आगे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। अक्सर जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा किसी भी सरकार की मतलब ये प्राथमिकताओं में शामिल होता है। आम जनता को बस यही चाहिए। ये अलग बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव जाति धर्म पर आधारित होते हैं। शिक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य बहुत पीछे छूट जाता है जब चुनाव होते हैं। आपको क्या लगता है 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 4.5 साल में क्या इस पर सरकार खरा उतर पाई है, लोगों को सुरक्षा दे पाई है? सरकार दावा करती है कि हमने गुंडे माफियाओं के घर गिरा दिए, बिल्डिंग्स गिरा दी, इनकाउंटर कर दिया। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, अब उनकी सोच क्या है। समाजवादी पार्टी तो शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा विकास के नाम पर वोट मांगती है और करती भी है। अब वो कितनी जिम्मेदारी देते हैं सुरक्षा की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार है। हाथरस में देखा गया एक लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ कितनी बड़ी सुरक्षा भी नहीं, रात में लाश जला दी गई। शेंगर का मामला आपने उन्नाव में देखा होगा। तमाम ऐसी भी हमारे जिले में चकिया में जो हुआ है एक पासवान के साथ, घर द्वार सब गिरा दिया गया है। और जो कह रहे हैं कि हम माफियाओं कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि केवल अन्य वर्ग में माफिया हैं। एक मुख्यमंत्री जो है जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग माफिया नहीं हैं, उनको तो नहीं किया जाता है। भेदभाव हो रहा है, पहचाना जा रहा है। दूसरी बात, ये चुनाव जो है लड़ेंगे हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। हम चुनाव लड़ेंगे विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर। हमारा ये सिद्धांत है, उनका हिंदू मुसलमान का सिद्धांत है। तो दोनों में ही फर्क है। और सर, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है तो अब मेरी जिजीविषा थोड़ी बढ़ती जा रही है। एक आखिरी सवाल और ले लूंगा। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने से, मुस्लिमों का नाम लिया तो आपने याद आ गया मुझे, उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है और 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा इससे। इस तरह के आरोप भी लगते रहे। साथ ही ओवैसी कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र हमें चुनाव लड़ने की आजादी देता है, तो फिर समाजवादी पार्टी को क्यों खटक रहा है? नहीं, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन ओवैसी साहब बंगाल में भी गए थे, तो वहाँ के मुसलमान लोगों ने क्या फैसला लिया था, मुसलमान भाइयों ने, तो निश्चित रूप से यहाँ भी मुसलमान भाई बंगाल की तर्ज पर फैसला लेंगे। यही होना है। यानी उनके बातों में नहीं आने वाले जो हश्र बंगाल में हुआ वही यहाँ होगा। मैंने कहा ना, जो बंगाल में मुसलमान भाइयों ने फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी उसी तरीके से फैसला लेगा, राजनीतिक रूप से फैसला लेगा और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा, सरकार बनवाएगा। तो देखा आपने, हमने बात किया पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी से, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुसलमान सपा को वोट करता आया है, करेगा, उसकी निष्ठा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो हश्र बंगाल में हुआ है वही हश्र यूपी में होगा। और उत्तर प्रदेश की सियासत का तमाम हमने सवाल आपसे पूछे, तमाम सवाल किए। आपने 16 में एक दावा किया था कि 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। एक बार फिर हम आपके पास पहुंचे हैं। 21 में आप दावा कर रहे हैं कि 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस नहीं आएगी, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। आपके दावे पिछले चुनाव को अगर लेकर देखें तो काफी सच साबित होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 22 में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।